अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जो भी बच्चे जूम पे अवेलेबल हैं, क्लास पर बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, नॉलेज 4.3 लेक्चर नंबर 1। आज हम एक नया नॉलेज स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। 2 SLOs हैं इसके। डिफरेंशिएट liquid crystal from a pure liquid and a crystalline solid। और दूसरा SLO है describe liquid crystal and give their uses in daily life। डिस्क्राइब करना है लिक्विड क्रिस्टल को, ठीक है। और क्या फर्क होता है लिक्विड क्रिस्टल का प्योर लिक्विड्स के साथ, या यहां पर हम सॉलिड्स भी कर सकते हैं कि सॉलिड्स के साथ भी क्या फर्क होता है, ठीक है। तो हमें यह समझना है। इससे पहले हमने अच्छे तरीके से लिक्विड्स की प्रॉपर्टी को पढ़ा। लिक्विड्स के अंदर मतलब कि हमने इवेपोरेशन पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, वेपर प्रेशर पढ़ा, कैसे डिफरेंट तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। नॉर्मली हमने देखा था कि वाटर का ये सब चीज़ें हायर लेवल, उसकी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हीट और वेपराइजेशन, ये सब कुछ ज़्यादा था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आज फर्दर हमने लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में एक और स्टेट होती है, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में एक और स्टेट होती है। उस स्टेट का नाम क्या है बेटा? लिक्विड क्रिस्टल। ये लफ्ज नया नहीं है आपके लिए, आप इससे भी पहले भी फेमिलियर हैं। कहां पढ़ा है आपने? केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 2 के अंदर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी और वहां पर भी आपने लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम सुना था। तो आज हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। स्किल जो हमें एट द एंड अचीव करनी है, इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट शुड बी एबल टू क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट लिक्विड क्रिस्टल आर एंड आइडेंटिफाई देयर वेरियस यूजेस इन टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। हम लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर हैं। हम लोग कहां लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं? they need the capability to differentiate liquid crystal from a pure liquid and crystalline solid based on their molecular organization and physical properties, effectively explaining why these different matter in practical applications like electronic displays, जैसे LCD का डिस्प्ले होता है, and electro optical devices, ऐसे डिवाइसेस जिसमें लाइट अपना रोल प्ले करती है, उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल कैसे परफॉर्म करता है। ये एंड पे हमने देखना है कि हमें ये समझ आया सारा कि नहीं आया। तो सबसे पहले वी ऑल नो डैट अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जो नॉर्मल सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो मेल्ट होते हैं शार्पली। ये शार्पली मेल्ट होने का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 की बातें हैं ये। शार्प मेल्ट होने का मतलब क्या होता है? अगर हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर 6:20 पे स्टार्ट होता है तो ये हमारा शार्प टाइम होगा 6:20, जो कि ऐसा होता नहीं है। पीपीटी लोड करने में टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो हम रेंज में, यानी कि हमारा लेक्चर 6:20 से 6:30 के दरमियान में कहीं स्टार्ट होता है। तो रेंज में जब बात होती है तो ये शार्प नहीं है। ज्यादातर सॉलिड, जैसे मैं NaCl की बात करूं, डियर स्टूडेंट्स, NaCl अगर सॉलिड है तो एग्जैक्टली 801 डिग्री पर वो सॉलिड से किसमें चेंज होगा? लिक्विड। तो नॉर्मल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ये काम करते हैं कि एग्जैक्ट टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। बट we observe that pure solid undergo a sharp melting point. This is the characterized by a constant temperature at melting point until the entire solid has melted। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में ये तो सीखा है कि जब तक चीज सारी मेल्ट नहीं हो जाती, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? फिक्स रहता है। जब तक चीज सारी बॉयल नहीं हो जाती बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? फिक्स रहता है। नॉर्मली ये होता है। बट इन 1888 फ्रेडरिक रेंटजर, जिसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है, एन ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट, यानी प्लांट्स को स्टडी करता था, मेड अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कोलेस्ट्रोइक बेंजोएट, जो कि एक सॉलिड कंपाउंड था।
फार्मूला देख के हमें लग रहा है कि हमें इसको बस समझना है, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉइक बेंजोएट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, प्लांट बेस्ड कंपाउंड था और सॉलिड स्ट्रक्चर था इसका, यानी ये सॉलिड स्टेट थी इसकी, ठीक है। और ये इसका फार्मूला है और ये इसकी स्ट्रक्चर है, इट्स लुक लाइक अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब जैसे ही उसने कोलेस्ट्रॉइक बेंजोएट को, लाइक दिस इज द कोलेस्ट्रॉइक बेंजोएट, लेट्स से, यहां पर जरा कलर चेंज कर लूं जी, लेट्स से दिस इज अ कोलेस्ट्रॉइक बेंजोएट, जो कि होता ये व्हाइट कलर का है, मेरे पास अब व्हाइट बैकग्राउंड है, ये नजर नहीं आएगा। तो कोलेस्ट्रॉइक बेंजोएट जो कि सॉलिड फॉर्म में था, जैसे ही हमने उसको हीट किया तो 145 डिग्री पर यह सॉलिड सॉफ्ट होना शुरू हो गया। मतलब ये नहीं कि मेल्ट, सॉफ्ट होना शुरू हो गया। और सॉफ्ट होने के बाद कुछ क्रिस्टल्स इसकी बची और कुछ पिघल गई। जरा ये मुझे स्क्रीन में लेके आए, कुछ क्रिस्टल्स इसकी बची, ये स्क्रीन ब्लास्ट तो नहीं कर रही, ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स इसकी बची और कुछ पिघल गई। इट्स लाइक अ योगर्ट, जैसे दही होता है, उसमें पानी भी होता है, लिक्विड भी होता है, और कुछ उसमें आपको इलेक्ट्रिक एसिड की क्रिस्टल्स भी नजर आ रही होती है, व्हाइटिश कलर का मटीरियल। इट्स अ टर्बिड लिक्विड, यानी कि ये वो फेज है जहां पर आप कह सकते हैं इसमें लिक्विड भी है और इसमें कुछ क्रिस्टलाइन पैटर्न भी है, क्रिस्टल्स भी हैं। मजीद हमने हीट किया, हम 145 से बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे 150 पे। तो हमने देखा अभी भी ये टर्बिडिटी इसमें मौजूद है, वाइटनेस मौजूद है, बट कम हो गई है। 150 के बाद हम 160 पे पहुंचे, सेम सिचुएशन, मतलब थोड़ी अभी टर्बिडिटी मौजूद थी। और अल्टीमेटली जब तक हम 179 टेम्परेचर पे नहीं पहुंचे, इससे पीछे पीछे थे, तो ये टर्बिडिटी थी। 179 से जैसे ही हम एक्सीड किए तो ये लिक्विड टर्बिड से क्लियर हो गया, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया। मतलब कि ये सारे का सारा कंप्लीट मेल्ट हो गया। इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास कुछ खास तरह के सॉलिड्स होते हैं, जब हम उनको हीट करते हैं तो वो एक इंटरमीडिएट सी स्टेट में आ जाते हैं, जिसमें वो पिघलते भी हैं और उनके अंदर उनके कुछ क्रिस्टल्स भी बाकी रहते हैं, जो कि मजीद हीट करने पे पिघलते हैं, बट अभी भी क्रिस्टल्स बाकी रहते हैं। और अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि वो मुकम्मल तौर पे पिघल जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो ये 145 डिग्री इज मेल्टिंग टेम्परेचर, जहां मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी, एंड 179 डिग्री इज क्लियरिंग टेम्परेचर। अब 145 से 179 के दरमियान में जो भी स्टेट एग्जिस्ट करेगी वो लिक्विड की फॉर्म में भी होगी और उसमें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। मतलब वो लिक्विड की तरह फ्लो भी करेगी, उसमें लिक्विड की तरह उसकी विस्कोसिटी भी होगी, उसकी सरफेस टेंशन भी होगी, और सॉलिड की तरह वो लाइट को डाइफ्रैक्ट भी करेगी। ये क्या है आगे जाके बताता हूं। लाइट को डाइफ्रैक्ट भी करेगी, यानी इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहेंगी, और ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जिम्मेदारी क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टल्स के पास होती है। ठीक है, यहां लिख भी देते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका डायरेक्टली रिलेशन होता है लाइट के साथ। ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। तो दिस इज द स्टेट इन विच एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर इज लिक्विड क्रिस्टल। अब अगर जब रिवर्स करेंगे, यानी इस क्लियरिंग लिक्विड को ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पे
क्लियरिंग से दोबारा टर्बिडिटी में आएगा और टर्बिडिटी फिर जाके दोबारा किस में आएगी, सॉलिड में, अगर आप रिवर्स चाहते हैं। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास सॉलिड क्रिस्टलाइन है, आप इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। ये रॉड बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो शुरू में मैंने आपको कोलेस्ट्रॉइक बेंजोइड का स्ट्रक्चर दिखाया था जो कि रॉड लाइक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने इसको हीट किया तो आप देखें इसके अंदर अरेंजमेंट थोड़ी हिल गई है, मतलब थोड़ी स्पेसेस ज्यादा हो गई हैं। यहां स्पेसेस ज्यादा होने का मतलब है कुछ चीजें यहां से पिघल गई होंगी, तो कुछ अभी बाकी हैं। नाउ दिस इज लिक्विड क्रिस्टल। मजीद मैंने हीट किया, मजीद अरेंजमेंट चेंज होगी, मजीद लिक्विड क्रिस्टल, मजीद क्रिस्टल्स पिघल गई। हाँ, एक टाइम आया कि जब ये सारी जो क्रिस्टल्स थी वो मेल्ट हो गई और पार्टिकल रैंडमली मूव करना शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको सोमैटिक न्यूमैटिक का, ये क्या है हम आगे देखते हैं। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, यहां से मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी, एंड दिस इज क्लियरिंग पॉइंट, टीसी क्लियरिंग पॉइंट। क्लियरिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के दरमियान में जो है वो हमारे पास होता है लिक्विड क्रिस्टल। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, लिक्विड फेज के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रॉड लाइक शेप में मॉलिक्यूल्स थे, वो कंप्लीटली अनपैक हो चुके हैं, फ्री टू मूव हैं, रैंडमली इधर उधर जा सकते हैं, मेल्ट हो चुके हैं कंप्लीटली। ठीक है, रैंडम स्ट्रक्चर, लिक्विड फेज के अंदर मॉलिक्यूल्स अरेंज रैंडमली, बिल्कुल रैंडम हो चुके हैं, और दैट्स व्हाई दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड। ये लिक्विड है, और ये लिक्विड जो अभी आपको 179 डिग्री पर आपको नजर आ रहा है, जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वो अंदर से ऐसा होगा, उसमें क्रिस्टल्स बिल्कुल दूर दूर होंगे, पिघल चुके होंगे ज्यादातर, और जो बाकी बचे हैं वो रैंडमली दूर दूर होकर मूव करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर नजर आएगा आपको। इससे पीछे जो स्टेज थी, जो दरमियान में आपने 145 डिग्री से शुरू की और 179 डिग्री तक आपको ये क्लियर लिक्विड मिला, उससे पहले पहले 145 से आगे ये 4 तरह की स्टेजेस आती हैं। अब उनमें सबसे पहले स्टेज होती है न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज, यानी कि 145 के बाद, 145 पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई ना, 145 के बाद जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी, इसको फुल स्क्रीन करें, 145 के बाद जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो 145 डिग्री के बाद जो फर्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी इस तरह से, यानी मॉलिक्यूल्स कुछ पिघल जाएंगे, कुछ अपनी जगह पे अभी ऑर्गेनाइज रहेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे मैंने डिटेल से बताया है कि ये तो लिक्विड फेज हो गया ना, इसको नहीं हमने पढ़ना, ये खत्म हो गया। न्यूमैटिक long axis, now these are the long axis of molecules aligned but ends are not aligned, यानी जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो तो अलाइंड हैं, एक्सिस तो अलाइंड हैं, बट इनके जो एंड्स हैं वो अलाइंड नहीं है। मतलब क्या है, जरा स्क्रीन में लेके, यानी कि लेट्स से ये मेरे पास रॉड लाइक मॉलिक्यूल है, ये कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह से अरेंज है, कुछ इस तरह से अरेंज है, यानी कि उसके कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल अलाइंड, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर हैं, अलाइंड हैं, लेकिन कुछ के इस तरह से अरेंज हैं, कुछ के, यानी उनके एंड्स अलाइंड नहीं है। ठीक है, एंड्स जो हैं वो इनके सही तरह अलाइंड नहीं है, तो ऐसी स्टेट को बेटा क्या बोलते हैं, न्यूमैटिक लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज। फिर न्यूमैटिक के बाद आते हैं सोमैटिक। सोमैटिक में कुछ मजीद क्रिस्टल्स पिघल जाते हैं, कुछ बाकी रहते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, इस अरेंजमेंट में होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स अलाइंड इन लेयर्स, मॉलिक्यूल्स देखें, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर परपेंडिकुलर टू द लेयर्स। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस, यानी अगर ये लॉन्ग एक्सिस है, दिस इज अ लॉन्ग एक्सिस, ये लॉन्ग एक्सिस है, तो ये लेयर्स के परपेंडिकुलर है, यानी लॉन्ग एक्सिस और लेयर्स के दरमियान में कितना एंगल है, 90 का एंगल है। नाउ दिस इज वी कैन से दैट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसे कहते हैं कि जब लेयर्स और लॉन्ग एक्सिस में बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह एंगल हो, इसे बोलते हैं सोमैटिक ए लिक्विड। आप टेम्परेचर चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करने से अगेन इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये मेल्ट होंगे, मेल्ट होने से स्पेसिस बनेंगी, और स्पेसिस बनने के बाद ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगा,
सोमैटिक ए से सोमैटिक सी के अंदर, सोमैटिक सी लिक्विड। सोमैटिक सी के अंदर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स अलाइंड होंगे। अलाइंड का मतलब है कि वो तरतीब में होंगे, जैसे यहां पर भी तरतीब में ही है, फर्स्ट केस में भी तरतीब में है, सेकंड केस में भी तरतीब में है, थर्ड केस में भी तरतीब में है, लेकिन तरतीब में फर्क आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता, टेम्परेचर की वजह से। इसलिए तो बोल रहे हैं अलाइंड, मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड, मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड, मॉलिक्यूल्स आर अलाइंड। यहां एंड्स आगे पीछे हैं, यहां एंड्स तो अलाइन है बट साथ में एक्सिस और लेयर्स के दरमियान में 90 का एंगल है। यहां पर मॉलिक्यूल्स अलाइंड इन लेयर्स, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू लेयर्स, यानी जहां लेयर्स हैं उसके साथ इनका एंगल इंक्लाइंड है, ठीक है, 90 का नहीं है। इस तरह की फेस को हम सोमैटिक सी लिक्विड क्रिस्टलाइन फेस बोलते हैं। आगे चलते हैं, कोलेस्ट्रॉइक लिक्विड क्रिस्टलाइन फेस, मॉलिक्यूल्स पैक इनटू लेयर्स। मजीद अगली स्टेज जो आती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है, मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लेयर्स में अरेंज होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। कुछ लिक्विड क्रिस्टल में ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट नोमैटिक से कोलेस्ट्रॉइक में चले जाते हैं, कुछ ट्रांजिशन तरतीब से करते हैं, कुछ डायरेक्ट सोमैटिक में जाते हैं, कुछ डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉइक में जाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले नोमैटिक ही बनेगा, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है जिनमें ये सारी स्टेजेस आती हैं उनमें नोमैटिक, सोमैटिक ए, सोमैटिक सी एंड कोलेस्ट्रॉइक इस तरह से चलते हैं। लेकिन डिपेंड्स, एक कोलेस्ट्रॉइक बेंजोएट तो नहीं है, और भी बहुत सारी एग्जांपल है लिक्विड क्रिस्टल्स की, तो उनके अंदर आप केस स्टडी देखें तो ये डिफरेंट तरह के स्टेजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर अचीव होती रहती हैं। अब लॉन्ग एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल इन वन लेयर रोटेटेड रिलेटिव टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द लेयर, यानी ये जो लॉन्ग एक्सिस है, जैसे हम ये पूरी क्रिस्टल को, ये पूरी इसकी ये इसको लॉन्ग एक्सिस कहते हैं, इसको देखें और इसको देखें, डेफिनेटली ये रोटेटेड फॉर्म है, नीचे रोटेट है, मतलब उसका एंगल, और ऊपर वाले का देखो तो उसका वो एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन नहीं है, रोटेट है। नीचे वाला देखें वो और, ठीक है, यानी ऊपर वाले को रोटेट कर दो, ऊपर वाले को रोटेट कर दो, ठीक है, तो ये नीचे वाली शक्ल आ जाएगी। मतलब कि अगर नीचे क्रिस्टल्स इस तरह से हैं, नीचे फर्स्ट लेयर में क्रिस्टल्स इस तरह से हैं, और ऊपर वाली क्रिस्टल, ऊपर वाली लेयर में से थोड़ी रोटेटेड फॉर्म में होंगी, ऊपर वाली में और रोटेटेड फॉर्म में होंगी, ऊपर वाली और रोटेटेड फॉर्म में होंगी। लेयर्स आर, जो लेयर्स हैं, molecules are packed in layers, rod like molecules are packed in layers, long axis of molecule in one layer rotated relative to the long axis of the other layer, ठीक हो गया। this is कोलेस्ट्रॉइक। कोलेस्ट्रॉइक को मजीद आप हीट करो, मजीद अब ये लेयर्स खराब हो जाएंगी, रेंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ वी विल गेट प्योर लिक्विड आफ्टर दिस, ठीक है। इस लिक्विड से पहले पहले तक ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को डियर स्टूडेंट्स हम लिक्विड क्रिस्टल कंसिडर करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। अब अगली बात बड़ी अहम है जी, अगली बात बड़ी अहम है डियर स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड हैं, एनिसोट्रोपिक लेयर स्ट्रक्चर एंड आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ये एनिसोट्रोपिक लेयर स्ट्रक्चर और आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, मैं जरा इसको समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसके अंदर आपको क्या चीज नजर आ रही है, यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि पैटर्न आपको ऊपर से देखें, लेफ्ट से देखें, राइट से देखें, कहीं से भी देखें तो पैटर्न आपको सेम नजर आ रहा है। लेट्स से इसमें से अगर कोई लाइट गुजरती भी है तो उसका हर तरफ से जो गुजरने का तरीका होगा वो सेम होगा। जबकि अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें गौर से, तो इस वाली डायग्राम में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है, इस तरफ से लाइट गुजरेगी तो उसका पैटर्न कुछ और होगा, इस तरफ से लाइट गुजरेगी तो डेफिनेटली नहीं गुजर सकती, सामने मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। यानी अगर इसको मजीद जूम इन करें तो देखें, ये यहां से लाइट गुजरेगी तो ठीक है, लेट्स से यहां से गुजरेगी तो ये आपको लेयर्स नजर, लेकिन अगर थोड़ा एंगल इस तरह कर दें तो डेफिनेटली आगे ये चेंज हो गया ना, आगे देखें ना ब्लॉक्स आ गए हैं, पार्टिकल्स खुद पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर एक डायरेक्शन में एक तरह से लाइट गुजरेगी, अगर डायरेक्शन चेंज करते हो लाइट की तो वो, यानी जिस तरह लाइट यहां से गुजर रही है उस तरह से लाइट यहां से नहीं गुजर सकती। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास एनिसोट्रोपिक होगा, द डिफरेंस बिटवीन एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक सरफेस, डिफरेंस क्या है कि एनिसोट्रोपिक सरफेस हैव क्लियर डायरेक्शनैलिटी। व्हाट इज क्लियर डायरेक्शनैलिटी, जरा बात को समझिए। खुला मैदान है, जिधर मर्जी भागे, सड़क है, आप जेल रोड पे जा रहे हैं, आप मेन बुलेवार्ड पे जा रहे हैं,
आप इस तरह की बड़ी बड़ी शाहराह जो सड़कें आप उसमें कहीं पे भी बाइक नहीं चला सकते, आप डायरेक्शन में रहेंगे आप। हाँ, जैसे बाइक की डायरेक्शन चेंज करेंगे आपको आगे पैटर्न चेंज नजर आएगा। तो ये डायरेक्शनल है। और यहां देखें ये खुला मैदान है, हर तरफ पार्टिकल एक तरह से मूव कर सकते हैं, कोई इसमें रोक ठोक नहीं है। एनिसोट्रॉपिक सरफेस हैव क्लियर डायरेक्शनैलिटी, इसकी क्लियर डायरेक्शनैलिटी है एंड डिफर कंसिडरेबली इन रफनेस and the material properties are not same at all points of direction। इसमें इधर से लाइट की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, इधर से कुछ और तरह से लाइट गुजरेंगी, यहां से लाइट के गुजरने का एंगल कुछ और होगा, यहां से गुजरने का एंगल कुछ और होगा। जबकि आइसोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है, सरफेस हैव द सेम ट्रोपोग्राफी है, इंडिपेंडेंट ऑफ measuring direction and the physical properties is the same as any position direction throughout the material। जहां से मर्जी मेजर करो, यहां से लाइट पास करके देखो, यहां से करके देखो, यहां से करके देखो, करंट यहां से लगा के देखो, यहां से लगा के देखो, हर तरफ से एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर होंगी क्योंकि उसकी अरेंजमेंट हर तरह से सेम है। इसमें अंदर से डिफरेंस आ रहा है, तो जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक। मसलन किसी जिस्म, किसी चीज में से लाइट गुजरती है तो क्या वो चीज चेंज हो जाती है? हाँ जी बताएं आप। नहीं चेंज होती है ना। तो इसका मतलब लाइट का गुजरना कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। किसी चीज में से करंट गुजार दो, लोहे में से करंट गुजार दो, तो क्या लोहा चेंज हो जाएगा? नहीं, लोहा ही रहेगा। तो करंट का गुजरना कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जो केमिकल चेंज को ना कॉज करे, चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखे, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ये जो एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक में चेंज की बात हो रही है ना, वो कौन से चेंज की बात हो रही है? यहां पर लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। एक मिसाल में और देता हूं। ये मेरे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं लेयर में स्ट्रक्चर बना रहा हूं और आप सब जानते हैं ये जो कार्बन यहां पर अटैच है, जो लेयर्स में है, ये कौन से हैं? sp2। वी ऑल नो दैट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जितने भी ये मैंने ब्लू कलर की मैंने लाइन बनाई है, ये सारी के सारी डियर स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड्स हैं। लेकिन बिटवीन द लेयर्स, विद इन यानी एक लेयर के अंदर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये तो सारा सिग्मा बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरी लेयर भी सिग्मा बॉन्ड की बनी हुई है, लेकिन दो लेयर्स के दरमियान में ये जो बॉन्डिंग है यहां पर, वी ऑल नो दैट दिस इज फॉर्म ड्यू टू पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड। अगर मैं बैटरी इस तरफ लगाता हूं, प्लस माइनस इस तरफ लगाता हूं, तो इसका मतलब बैटरी के सामने वीक बॉन्ड आए और वीक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आराम से टूट जाएंगे और करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं यही बैटरी इस तरह लगाऊं, यहां लगाऊं प्लस और यहां लगाऊं माइनस, तो ये तो गलत हो गया ना। सामने तो सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो टूटेगा नहीं, करंट नहीं फ्लो करेगा। यानी इसका मतलब इसके करंट गुजरने की सलाहियत एक डायरेक्शन में और है, डायरेक्शन चेंज की चेंज होगी। तो ये कौन सा बिहेवियर है? शाबाश, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर। और करंट का गुजरना कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। इस तरह बहुत सारे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब चीजें, क्लीवेज प्लेन्स क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें डायरेक्शनल होती हैं, डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज हो जाती हैं। ऐसे सॉलिड्स या ऐसी कोई भी, अच्छा ज्यादातर ये प्रॉपर्टीज होती बेसिकली सॉलिड्स की हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको लिक्विड क्रिस्टल्स में भी देखने को मिलेंगी। तो यहां पर मैं एक कमेंट करने वाला हूं कि सॉलिड माइट बी अ एनिसोट्रॉपिक, सॉलिड माइट बी एन आइसोट्रॉपिक। सॉलिड जो है ना वो कुछ एनिसोट्रॉपिक होंगे, कुछ आइसोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे दो एग्जांपल्स दी ना, ये दोनों सॉलिड हैं लेकिन एक एनिसो है और एक आइसो है, ये तो तय हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो हमेशा एनिसोट्रॉपिक होंगे, डायरेक्शनल बिहेवियर शो करेंगे, अपने कलर पैटर्न को चेंज करेंगे डायरेक्शन के चेंज होने पर, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं जो चेंज होती हैं। लिक्विड क्रिस्टल ऑलवेज बी अ एनिसोट्रॉपिक,
ठीक है। अच्छा, अगर खाली लिक्विड की बात करें, खाली लिक्विड की बात करें, भाई लिक्विड की क्या बात करनी है, लिक्विड में तो पार्टिकल क्रिस्टल्स वैसे खत्म हो चुके होते हैं। इधर लिक्विड के अंदर तो आपको पता है कि क्लियर लिक्विड होता है, तो जो लिक्विड होता है ना वो हमेशा आइसोट्रॉपिक होगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल की अलाइनमेंट खत्म हो चुकी होती है, पार्टिकल फिक्स ही नहीं रहते। तो प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जिनका दारोमदार ही पार्टिकल की अरेंजमेंट पे है, वो लिक्विड में वो है ही नहीं पार्टिकल्स, तो लिक्विड तो हमेशा आइसो ही रहेगा, सेम ही रहेगा। इधर से देखो, इधर से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, जहां से मर्जी देखो, सेम आइसो। सॉलिड आइसो भी हो सकता है एनिसो, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल हमेशा क्या होगा, एनिसो। तो लिक्विड क्रिस्टल की इस कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस। लिक्विड क्रिस्टल्स के क्या यूजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सिमुलेशन आपको दिखाता हूं, उस सिमुलेशन को देखने के बाद हम लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस पे जाएंगे। जी प्ले करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडीज के अंदर कैसे कलर डिस्प्ले करता है, हम पहले इसका मतलब एलसीडी की पूरी देखते हैं जी, उसकी डिस्क्रिप्शन कि एलसीडी किसकी बनी होती है। यू ऑल नो डैट, आप सबके घर पे ये डिवाइस है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एलसीडी के ऊपर एक पैनल लगा होता है, ठीक है, और इसी तरह इसके बैक साइड को देखें तो ये सारे सर्किट इसमें लगे होते हैं। तो ये तो फिजिक्स का काम है, हमें यहाँ पर इतना नहीं समझना, ठीक है। अगर क्लोजअप व्यू देखें इसका, क्लोजअप व्यू, तो पता चलेगा कि जो हमारे पास स्क्रीन है, उस स्क्रीन का क्लोजअप व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा पैटर्न नजर आएगा। इसका मतलब कलर पैटर्न है। अब ये कलर पैटर्न को कोई कंट्रोल भी कर रहा होगा, कैसे कंट्रोल होता है देखते हैं। अब एलसीडी पैनल स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी एलसीडी का जो पैनल होता है वो किस चीज का बना होता है। तो देखिए इसमें डिफरेंट तरह की लेयर्स होती हैं। इसमें ये जो आपको पर्पल कलर की, इधर जरा फुल स्क्रीन करें, ये पर्पल कलर की जो लेयर नजर आ रही है, ये बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल की लेयर है। अब इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यहां पर क्या रोल होता है, जरा हम उस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब ये देखें जरा गौर से, यहां पर समझने वाली चीज क्या है, डिटेल से देखिएगा। ये हमारे पास, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये हमारे पास 3 बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। इसके आगे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी है, मुझे स्क्रीन में लेके है ना, इसके आगे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी है, ये प्राइमरी कलर है और ये लिक्विड क्रिस्टल है। इसके पीछे ये सर्किट है और पीछे से ये लाइट सोर्स है। अब लाइट सोर्स सबसे पहले किस में जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल्स पे जाएगा। अब जैसे ये लिक्विड क्रिस्टल्स में जाएगा, ये देखें, तो यहां से सबसे पहले लाइट को पोलराइज किया गया है। पोलराइज करने का क्या मतलब होता है, हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, सिंपल लाइट्स के प्लेन्स को एडजस्ट किया गया है। और जैसे ही ये प्लेन्स लिक्विड क्रिस्टल में जाएंगे, अब लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर रॉड लाइक क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप इसको देखें तो ये रॉड लाइक क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। अब इन रॉड लाइक क्रिस्टल्स की मूवमेंट, इनको नोमैटिक, सोमैटिक, नोमैटिक के बाद आपने पढ़ा सोमैटिक ए, सोमैटिक सी, कोलेस्ट्रॉइक, इन लिक्विड क्रिस्टल्स की पोजीशंस को रीएडजस्ट किया जा सकता है कई तरीके। एक टेम्परेचर चेंज करके, दूसरा पीछे से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं, सर्किट लगे हुए हैं, वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके, वीक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके इन क्रिस्टल्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब ये सब कुछ अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन होता है। ये सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। उस मॉडिफिकेशन की बेस पे ये डिफरेंट, ये जो पीछे व्हाइट लाइट आ रही है, ये व्हाइट लाइट डिफरेंट पैटर्न्स बनाएगी, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस बनाएगी, और अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं ये सब कुछ। ये देखिए, ठीक है। अब होगा क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जरा वो और करें, ये हमने वायर लगाई हुई है जो कि अंदर क्रिस्टल्स की पोजीशन को रीएडजस्ट करेगी। ये देखें, ये अंदर क्रिस्टल्स रीएडजस्ट हो रहे हैं। जैसे कलर्स रीएडजस्ट होंगे, क्रिस्टल्स रीएडजस्ट होंगे, तो ये देखिए ये पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लाइट के पैटर्न यानी कलर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जैसे ही कलर पैटर्न चेंज होंगे, आगे ये फ्रंट स्क्रीन पे ये व्यू यहां से आएगा, ये स्क्रीन है जो व्यू दे रही है। अब पीछे से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के सिग्नल आ रहे हैं, उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के सिग्नल के अंदर ये कलर भरने का काम जो है, कलर मॉडिफिकेशन का जो काम है, वो किसकी मदद से करते हैं, हम लिक्विड क्रिस्टल्स की मॉडिफिकेशन से करते हैं। और लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर रॉड लाइक अरेंजमेंट जो है क्रिस्टल्स की, वो कैसे कंट्रोल होती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, अभी हम इसको इतना डिटेल से नहीं पढ़ सकते, लेकिन इतना आइडिया ले सकते हैं कि कलर डिस्प्ले करने में किसका सबसे ज्यादा रोल है, लिक्विड क्रिस्टल्स का ज्यादा रोल है। इसको फुल स्क्रीन कर दे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कलर्स की रोटेशन हो रही, कलर मिक्सिंग कैसे होती है, ये देखें जरा, कलर मिक्सिंग साइड व्यू दिखा रहा है आपको, कलर मिक्सिंग को देखिएगा जरा, इस तरह से डिफरेंट कलर्स की कॉम्बिनेशन बनाई जाती है और फ्रंट व्यू पे आपको डिफरेंट तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन नजर आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। एक दफा दोबारा देख लें, ये देखिए, ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन यहां से चेंज हो रहे हैं, ये इन डिटेल, इसमें काफी ज्यादा फिजिक्स के असूल भी हैं, डाइफ्रैक्शन है इसमें, और फर्दर इसके अंदर जो चीजें हैं, क्या पैटर्न अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कल इंशाल्लाह लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस पे बात होगी, फर्दर हम आगे इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इस लेक्चर में यहां तक कोई प्रॉब्लम, एक चीज कंक्लूड कर लो, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टल्स, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है ना, लाइट के साथ ये खेलकूद कर रहा है, और उस खेल कूद से लाइट के जो डिफरेंट तरह के कलर्स आ रहे हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं। अब जितने भी डिस्प्ले स्क्रीन है मोबाइल की, एलसीडीज की, ऑसिलोग्राफ जो आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में जिसमें हार्ट बीट को चल रही होती है, कैलकुलेटर की स्क्रीन, घड़ियों की स्क्रीन, सब में एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कल देखेंगे इसकी फंक्शनैलिटी को मजीद डिटेल से। आज हमने इसकी कंपोजिशन देखी, बनता कैसे है वो देखा, कैसे डिस्कवर हुआ इस पे बात की, तो कल इंशाल्लाह इसके यूजेस देखेंगे। कोई क्वेश्चन है यहां तक, करें, समझें, अगर क्लियर है सब कुछ तो अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। और क्लियर, थैंक यू।